Everybody is back. गरिमा जी और श्रद्धा, I would like to see you guys. How was the session and what was the difficulty in that part? What you did not understand? So we can start clearing doubts, and then we will see the chart which Piyush has shared. Anybody, any point जो आपको नहीं समझा है या जिसका कुछ जरूरी है ब्रशिंग? मैम वो कॉम्बिनेशन समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इज बिकॉज लाइक यू सेड कि वो थोड़ा सा उसमें है, तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे आपने मुझे बताया कि थोड़ा और आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. टू अर्ली टू से कि नहीं समझा. आई थिंक वील हैव टू डू लॉट ऑफ होमवर्क एंड देन कम बैक टू यू एंड से कि ये नहीं समझा. सो राइट नाउ इट्स And you don't even have to put a lot of pressure on yourself for homework and all. You just do it on the time. तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा ना, अपने आप चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी, अपने आप उसको सीखोगे. मैंने आपको 12 सेंटेंस इसीलिए मंगवाए थे कि जब आप सिर्फ मैं बोलूंगी ना कि राशि के सिग्निफिकेंट पढ़ो, आपको बोर हो जाएगा. जब आप ये मेरी सिस्टर का चार्ट है, ये मेरे पति का है, हाँ इसका प्लेनेट है, इट विल मेक इंटरेस्ट. फिर तो आप वो जो आपने वो सन सैटर्न वाला और वो लिब्रा के हाउस में अगर वो है तो वो कैसा उसका कॉम्बिनेशन होगा, इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. आई थिंक देन विल गेट द या क्लियर. नो प्रॉब्लम, वो तो ओवरऑल हमारे डिस्कशंस में भी हो जाएगा. अब हम पीयूष का चार्ट देखते हैं और फिर हम थोड़ा सा नक्षत्र को जनरल में जानते हैं. एक्चुअली नक्षत्र जो है ना, वो मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, उसका डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी. बिकॉज इट सेल्फ इज द 27 नक्षत्र आर देयर. सो ईच नक्षत्र, इवन इफ वी गिव वन डे, स्टिल इट विल टेक सो मच टाइम. वो इतना ज्यादा डीप है. और एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा. और नेक्स्ट क्लास हमारा जो है उसमें हम वास्तु का जो बेसिक है वो स्टार्ट कर देंगे. फिर जैसे जैसे क्लास एंड हो जाएगा वहां पे हम एस्ट्रो वास्तु कंबाइन कर लेंगे. हाँ, जो एक्सेल शीट में बनाया है वो. दिख रहा है. हाँ, ये चार्ट पीयूष ने शेयर किया है. आप लोग एक 2 मिनट टाइम दीजिए, इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए और जो भी हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड आपको क्या लगता है ये आप देखिए. सॉरी. जो भी पॉइंट हमने सीखे उससे रिलेटेड आपको क्या उसमें कैसे आप कनेक्ट कर पाते हो? पहले अपने बेसिक से स्टार्ट कीजिए ना. मून साइन कौन सा है बताइए, सन साइन कौन सा है? मून साइन कैप्रिकॉर्न होता है. अनम्यूट करके बोलो. मून साइन कैप्रिकॉर्न आता है मेरा. ये ओके. पहले फर्स्ट हाउस में तो कैंसर आती है, लग्न रास. उसमें जुपिटर और केतु साथ में है. ओके. तो कैंसर जो है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है? मून. मून. और वो कहाँ पे बैठा है? मून बैठा है इधर 7th हाउस में लगता है. ओके, गुड गुड अंडरस्टैंडिंग. हमें यही जानना है. अब तुम कैंसर साइन के बारे में हमने कुछ जाना है. कैंसर का स्वामी मून है. मून के बारे में बोलो. हमने मून के पढ़े, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. मून मतलब
फीलिंग्स, क्या बोले, मूडी जैसा, या फिर मदर को रिलेटेड। एग्जैक्टली, मून इज मदर। और कुछ बाकी लोग भी मून के कैरेक्टरिस्टिक हर कोई बता दीजिए। आरोग्य रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वजह से बिग नो 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 नो, सन इज आरोग्य। मून के बारे में मून ये मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। इमोशंस, हाँ। हम्म, क्या बोलते हैं मूड स्विंग्स चलो तो के ना। बारे में भी। मूड स्विंग्स के बारे में, ओके, व्हाई इज दैट? इज बिकॉज हाई टाइड लो टाइड कहीं ना कहीं मून से ही इम्पैक्टेड है, तो दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट इज देयर इन द पर्सन्स लाइफ आल्सो। बट हाउ इट कनेक्ट्स विथ मून आवर लाइफ? मोस्टली जैसे आपने बताया, वो अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे आपको वेरिएंस दिखेगा मूड स्विंग्स का। that लेकिन मेरा आज भी हो सकता है मूड स्विंग्स। आज तो ना अमावस्या है ना पूर्णिमा, तो वो क्यों है? um, एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ कैसे याद रखें। प्लैनेट कौन से तत्व से कनेक्ट करता है? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वाटर हाँ, इज फ्लोइंग वाटर, तो फ्लोइंग उसको वाटर। कोई रोक नहीं सकता है। इमोशंस कैन फ्लो, ओके, तो दैट वे तो हमें उस प्लैनेट का एलिमेंट चेक करके उसको कनेक्ट करना है। ओके, अब जैसे तुमने बताया अमावस्या पूर्णिमा का, दैट इज इन सम केसेस, दैट वाज वी हैव टेकन एग्जांपल। बट इन यस, सम केसेस अगर किसी का मून अफिलिक्टेड है तो उसके रोज हर मिनट में भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इन सम केसेस किसी का मून बहुत अच्छा है तो उसको मदर से बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, मदर से कनेक्शन अच्छे हो सकते हैं। और ओके, नेचुरल कुंडली में जो हमने देखा था, जो फोर्थ हाउस है वो मून रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस है जो वो कैंसर साइन रिप्रेजेंट करता है, विच इज सुख स्थान। सारी खुशियां वहां से मिलती है, मदर्स हाउस वहां से। तो जो बेनिफिट से मून अगर अच्छा है तो फोर्थ हाउस के मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलेंगे। ओके। अब फोर्थ हाउस के बेनिफिट क्या है? हाँ, सौख्य ना, सौख्य ऐश्वर्या, ये वही फोर्थ में ना। हाँ मतलब वही मदर रिलेटेड है, और मानसिक सुख। फोर्थ हाउस से सबसे पहले खुद का घर, हाँ, प्रॉपर्टी। and it I आप it ना will नोट्स खोल help के us बताना। analyze where will the money go, kind of the Hmm. example that you're giving. You are very smart to keep examples in mind. Go through the notes and check the actual characteristics. Yes. रियल इस्टेट आएगा ना, आ सकते हैं खुद का प्रॉपर्टी, घर, खुद की प्रॉपर्टी। खुद की प्रॉपर्टी। हाँ, अच्छा, तुम्हारी इस जन्म में कितनी प्रॉपर्टी होगी? गाड़ी, हाँ 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 घर, गाड़ी, बंगला जो हम बोलते हैं, हाँ मैक्सिमम हाँ हाँ, प्रॉपर्टी। बराबर बराबर। मातृ सुख, मातृ माँ सुख का हो, लाइफ कितना होगा, माँ का प्यार कितना मिलेगा। माँ का प्यार। मदर रिलेटेड जो फैमिली होती है, मदर की फैमिली, उसमें भी कैसा बेनिफिट होगा वो भी समझता है क्या? नहीं, वो तुम्हारी मदर के फोर्थ हाउस से समझेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ वो हम एडवांस में देखेंगे कि तुम्हारी कुंडली से वो कैसे देखा जाए, हाँ, लेकिन वो अभी नहीं, अभी मैं वो मेरे बताऊं। मम्मी के रिलेटेड मतलब उधर मतलब पूरा मौसी वगैरह वो भी आता है वो भी आता है, क्या? अच्छा, लेकिन वो फोर्थ हाउस से नहीं आएगा। नहीं आएगा, जाने दो। तुम्हें शायद बहुत प्रॉपर्टी मिलने वाली है मदर के साइड से। लेकिन हाँ उसमें कुंडली से नहीं बोला मैंने, उसके क्वेश्चन से बोला। तो ये मून के बारे में हो गया। अब इस कुंडली में मून कहाँ बैठा है, ये मून क्या करेगा? ये बेटा है 7th हाउस में।
मून बैठा है 7th हाउस में ना। इस 7th हाउस, अच्छा ये हो गया मैरिज, पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है। और सबसे पहले देखना है हाँ, मून कौन सी राशि में है। इसमें ये नहीं ना, इसमें डाइवोर्स नहीं आएगा ना 7th में? आएगा ना। आएगा क्या? अरे नहीं, मैं कल थोड़ा स्टडी किया ना, तो मैंने मेरे मन से एकदम लिख दिया कि यार शादी है तो डाइवोर्स भी हो सकता है, तो जैसे लिख दिया वर्ड उधर नोट्स में, इधर रफ नोट्स में, तो एक बार कंफर्म कर लिया। अगर शादी है तो सेपरेशन भी आएगा ना। हाँ ना, वही। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमने देखा है एज पर रूल, मून किस राशि में बैठा है, वो उस राशि में उच्च का होता है या नीच का। क्या होता है? अगर ये जानते हैं तो हम आगे जा सकते हैं कि प्रिडिक्शन क्या होगा। पहले हमें ये जानना है कि वो कैसे फल देगा। नहीं, आप बताओ, कंफर्म मत करो, आप दोनों बीच में। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा कि मून मकर में ऊपर आता है नीचे नीचे शेयर से? किया ना अभी, आज हमने डिस्कस भी किया नोट्स में भी। यार, प्लीज से। डेबिलिटेड एक्सर्शन हमने आज अरे हाँ हाँ, वो वाला पॉइंट। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो नोट्स निकालो, उसमें देखो हाँ हाँ हाँ, मून इस मकर राशि में कैसे होगा, उसमें देखो। किधर ये नोट्स अपनी? रिलेटेड होगा वो तो उसमें मकर राशि में मून, तो इसमें अगर यूनियन में है तो प्रिडिक्शन भी देना है क्या? नहीं ना। प्रिडिक्शन नहीं देना है, जनरल हाँ, क्योंकि इवेंट यहाँ आप। पे सैटर्न बैठा है और वो भी अपनी स्वह राशि में बैठा है और 7th हाउस है, उसमें तो बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएटिंग इमोशंस रहेंगे क्योंकि वो दबा हुआ रहेगा बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, टुवर्ड्स पार्टनर वो ज्यादा इमोशनल रहेगा क्योंकि वो सैटर्न के साथ। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, आज हमने दो कुंडलियां ऐसे देखे जहां पे सैटर्न अपनी राशि में बैठा है। मकर राशि में है हाँ, स्पेशली। स्पेशली मकर में है। वो कैसे मालूम पड़ा कि मून डेबिलिटेड टू कैप्रिकॉर्न बोला? आपने क्या बोला? नहीं ना, नोट्स में पढ़ा होगा। मकर आप नोट्स में देखिए, उसमें देखिए। ये वाला ना, वो ये एक्सलेशन हाँ डेबिलेशन हाँ, कंबशन वाले में। तो लास्ट वाला वो देखिए स्लाइड। छठवीं क्या? नहीं नहीं नहीं, यही वाला ना, गरिमा जी? हाँ, यही ना, डेबिलेशन ये लिखा है ना, मून इज डेबिलेटेड इन स्कॉर्पियो। अच्छा, इसमें उसका नहीं लिखा है। इसलिए नहीं। हाँ, इसमें नहीं लिखा, वो मुझे अच्छा वैसे अच्छा, पता है। इसमें मून इज डेबिलिटेड इन स्कॉर्पियो दिए, इसीलिए पूछा। मकर का नहीं है, नहीं पूरे है। नोट्स में नहीं है, वो मैं म- दे दूंगी आपको। तो मकर। पहले हमें देखते हैं कि वो कौन सी राशि में है, कोई भी प्लेनेट उच्च का है या नीच का है। अभी हमने सारे प्लेनेट देखे, इस कुंडली में आप देखिए कौन सा प्लेनेट आपको लगता है कि पावरफुल है। और इसको एक सबसे अच्छी बात जो मैंने आज बोली थी, 6th हाउस से रिलेटेड। हाँ, 6th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के रूल से 6, 8, 12 जो है उसमें कोई प्लेनेट आता है तो जीवन की तकलीफें बढ़ जाती है। अब ये कुंडली आप देखोगे, इसमें 6 में भी कुछ नहीं, 12 में भी कुछ नहीं, सिर्फ 8 में ग्रह है। तो इनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं आएगा, रिलैक्स कर पाएगा, क्योंकि जॉब का घर है ना, स्ट्रगल का घर है, नीच का घर है, वो खाली है, वहां कोई प्लेनेट नहीं है। और वहां पे राशि है धनु राशि। सही है। और मर्क्यूरी और वीनस साथ में है गुरु की राशि में। आपको इतना ही ऑब्जर्व करना है, वहां पे वो होने के कारण क्या होगा वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसका क्या पोजीशन है। थोड़ा हम क्या करते हैं ना, इस कुंडली के बाद नक्षत्र की जगह थोड़ा सा वास्तु डिस्कस करते हैं।
ताकि आपको ज्यादा ऐसा लगे देरी नहीं हो जाएगा। तो इसके बारे में किसी को कोई पॉइंट और बोलना है? इसकी दृष्टिया, इसके साथ कौन से प्लैनेट है, पापग्रह कहाँ बैठे हैं? पापग्रह कहाँ बैठे हैं? हाँ, मार्स है टॉरस में। लाभ अपेक्षा मित्र। सन 8 में बैठा है। कौन सी राशि में? नहीं, एक्वेरियस। एक्वेरियस में बैठा। एक्वेरियस में। सैटर्न की राशि में, सैटर्न के स्वगृह में। अच्छा अच्छा, सैटर्न की राशि में। अच्छा, मतलब हम ऐसा बोलते हैं क्या, वो राशि का स्वामी? हाँ, वो राशि का स्वामी, वो राशि जिस घर में, उस घर का काम, बराबर ना? हाँ, और उसमें कौन सा दूसरा प्लैनेट कौन सा आया है? प्लैनेट, एग्जैक्टली यही बस इसको मैं आज 2 घंटे से कब से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इनको कैसे मालूम पड़े कि नौवा गुरु है या समझ में नहीं आ रहा है। यही तो है, ये धीरे धीरे आप सीख लोगे, लेकिन ये जब तक आप बाय हार्ट नहीं करोगे ना कौन सा नंबर कहाँ पे, तब तक कंफ्यूजन है। हाँ। याद नहीं। अरे, ये सैटर्न कुंभ। हाँ, तो ये जैसे कि 7th हाउस में, एक्वेरियस में, एक्वेरियस में सैटर्न, तो सैटर्न तो उच्च में आता है ना? हाँ हाँ, सैटर्न सन बैठा है। हाँ, तो सन और सैटर्न तो दुश्मन हो गया। सैटर्न कुंभ में उच्च का हो, लेकिन सैटर्न कुंभ में नहीं बैठा है ना, सन बैठा। हाँ, बैठा तो वो बराबर। सन कुंभ में कैसा होता है, उच्च का या नीच का, ये देखना है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मकर में। मकर में नीच का होता है, इसलिए तो मकर में मकर संक्रांति होती है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो आप उसको बाय हार्ट कर लो, कौन सा उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि, शत्रु राशि। श्रद्धा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, पर मैम आई थिंक वो जो बता रहे थे कि वो अवेलेबल नहीं है, वो आप शेयर करेंगे ना हमारी कौन रीडिंग के सा? लिए? आई थिंक अभी उन्होंने हाँ, एक ही लाइन वो नहीं है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ लाइन नहीं है, ओके। हाँ, सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, वो मैं कर दूंगी ऐड। किसी को इस कुंडली के पोजीशन के बारे में कुछ बोलना है? नहीं तो फिर हम थोड़ा सा इसको रख के थोड़ा सा वास्तु डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको लाइट हो जाएगा। ये जिस मैम हाउस में प्लैनेट नहीं है, तो उस हाउस में जो भी काम है, जिस जो हाउस का, वो मतलब शांत है, मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ उधर तकलीफ ऐसा नहीं। नहीं, उस हाउस में राशि तो है, हाँ, राशि तो है। हाउस पे कुछ ना कुछ दृष्टि आ रही है। हाँ हाँ। सिर्फ ये अभी मैंने सिखाया था 6, 8, 12 जो है, 6, 8 जिसे बार। दुष्ट स्थान कहा जाता है, हम्म। उसमें कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तो उस हाँ, व्यक्ति को कम से कम कठिनाई आएगी। ये प्लैनेट नहीं होता। मैम जो इसमें दृष्टि 8वें की स्थान हम आके बात बैठा है। कर रहे हैं यहाँ पे, तो इज देयर, जैसे अभी आप सन के पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑपोजिट वाला जो घर है वहां पर उसकी दृष्टि है, तो इज देयर एनी सर्टेन पोजीशन वेयर एवर सन स्टैंड्स, उधर ही यस, उसका इम्पैक्ट होता है? हाँ, तो तो वो हाँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक इमेज डालती हूँ ग्रुप पे, उसको शेयर कर दीजिएगा। बोलिए। अच्छा, मैं एक शेयर कर रही हूँ इमेज, उसको आप डाल दीजिए स्क्रीन पे। ये इमेज आपको एस्पेक्ट समझने के लिए है, इसका डिटेल में एस्पेक्ट्स का नोट्स में नहीं है, तो मैं वापस शेयर करूंगी।
चार्ट देखा आपने, जुपिटर का पोजीशन दिया हुआ है फर्स्ट हाउस में। सबसे पहले हमें समझना है कि कौन से प्लैनेट को कौन सी एस्पेक्ट है। अब हम सन की बात लेते हैं, आप फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स में है नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। सन को 7th एस्पेक्ट है, सन मून मर्क्यूरी वीनस 7th एस्पेक्ट। सन, मून, मर्क्यूरी एंड वीनस। अब मान लीजिए जहां पे जुपिटर लिखा है वहां पे सन है, या सन मून मर्क्यूरी वीनस में से कोई एक प्लैनेट है, तो उसकी 7th एस्पेक्ट है, जैसे हमने अभी सीखा। तो 7th एस्पेक्ट कहाँ पे आएगी, वो एरो दिखाया है नीचे, 7th हाउस पे आएगी, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट। अब अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट है तो सन की एस्पेक्ट कहाँ आ गई, 7th हाउस के उस प्लैनेट के ऊपर, घर के साथ। तो उस घर में जो भी प्लैनेट है उसके ऊपर जब इसकी एस्पेक्ट आएगी तो उसका परिणाम क्या होगा, तो वो बाद में देखेंगे परिणाम, पहले हमें एस्पेक्ट से बाय हार्ट करनी है। सन मून मर्क्यूरी वीनस इनकी 7th आएगी, इसके बाद मार्स को 4th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है और 8th एस्पेक्ट है। उसके बाद जुपिटर को 5th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है और 9th है। अब ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ जुपिटर बैठा है, जुपिटर को कौन से एस्पेक्ट है, 5th, 7th एंड 9th। 1 2 3 4 5 आ गई यहाँ पे 5th एस्पेक्ट। समझ में आ रहा है श्रद्धा? अच्छा, मेरा कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, जुपिटर जहां पे लिखा है वहां से आप घर काउंट कीजिए। 5 7 एंड 9 हमें चेक करना है, आ रही है एस्पेक्ट उस घर पे। आप मान लीजिए जुपिटर जो है वो हमारे 4th हाउस में बैठा है, तो उसकी एस्पेक्ट कहाँ जाएगी, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप 4th हाउस से 1 2 3 काउंट करके 5th 7th और 9th हाउसेस कौन से आते हैं वो देखेंगे। आया समझ में? लूडो के जैसा मैम। मुझे लूडो नहीं आता है। ओके, स्नेक्स एंड लैडर्स। या एग्जैक्टली। So from that place you count the numbers, right? 5th house, 7th house 7th and house 9th and house, from that place wherever Jupiter sits, from that place। और अब है सैटर्न। सैटर्न की जो एस्पेक्ट है वो है 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट। अब अगर आप अपने नोट्स को ध्यान से देखोगे, आप देखोगे कि सारे प्लैनेट्स की 7th एस्पेक्ट है, सिर्फ 3 प्लैनेट्स को 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दृष्टि। इसलिए अब याद करना कितना आसान हो गया। 7 तो सबको ही है, उसमें कोई सोचना नहीं है, कहीं कोई भी प्लैनेट कहाँ पे भी बैठा है उससे 7 घर आपको कैलकुलेट करना ही है। और बाकी जो शनि है उसको 3rd है और 10th है। जुपिटर को 5th है और 9th है, तो आपको 2 ही एस्पेक्ट बाय हार्ट करने हैं। 7 तो सबके है, और राहु केतु को जब हम प्लैनेट का दर्जा ही नहीं देते इसलिए उनकी कोई एस्पेक्ट नहीं है। और मार्स के लिए सिंपल है, 4 एंड 8। तो जहां पे भी मार्स बैठा है उससे 4th हाउस हमें चेक करना है और 8th हाउस चेक करना है। आया समझ में यहाँ तक? So when you say aspect, it also means that we'll have to see the combination of those planetary positions of the Graha Nakshatra, right? So Nakshatra. No, now we are not talking about nakshatra. Now we are only talking about planets and houses. Okay. हाँ, now it is only planet। जैसे जुपिटर की 5th एस्पेक्ट है तो वो क्या रिजल्ट देगी, ये हमें सीखना है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट है, वो क्या रिजल्ट देगी, और वहां पे कोई प्लैनेट है वो क्या करेगा, ये हमें देखना है। तो जुपिटर इस पूरी कुंडली में कहीं पे भी हो वहां से आपको 5 7 9 काउंट करना है। सैटर्न कहीं पे भी हो वहां से आपको 3 7 10 काउंट करना है। अब मैं सबको ना एक
जस्ट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स बट आई विल गिव यू द टिप। अपनी अपनी कुंडली में आपको देखना है आपका सैटर्न जहां बैठा है वहां से 11th हाउस कौन सा है, और जो भी आपका 11th हाउस है वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको क्लियर करना है। अगर आप वो 11th हाउस से रिलेटेड जो अधूरे काम है उसको पूरे करोगे, उसमें ईमानदार रहोगे, तभी जाके आपको अपना लाभ स्थान जो है एक्चुअल 11th हाउस उसके फल मिलेंगे। नहीं तो आपका लाभ स्थान कितना भी अच्छा हो आपके वो फल डिले हो जाएंगे। तो आपका ये होमवर्क भी है और सेल्फ स्टडी भी है, सेल्फ एनालिसिस। आपके अपने चार्ट में सैटर्न से 11th हाउस कौन सा है, सैटर्न से 11th हाउस निकालना बहुत आसान है। सैटर्न से पीछे 2 घर जाना है बस। जो भी सैटर्न से पीछे 2 घर आएगा तो उससे जो भी आपका कर्मा है उसमें आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है। मान लीजिए आपका 2nd हाउस आता है, पैसे से रिलेटेड चीटिंग नहीं करनी है। मान लीजिए मदर्स हाउस आता है, माँ को सताना नहीं है, तब जाके आपको 11th हाउस का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी स्पेशल टिप। बहुत बार हमें बहुत लोग बताते हैं, पंडित जी भी बताते हैं और बहुत लोग भी बोलते हैं तुम तो बहुत लकी हो, पर हम सोचते हैं हाँ लकी सब तो बोल रहे हैं, मैं तो खुद फील कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। बिकॉज यू हैव टू चेक योर 11th फ्रॉम सैटर्न। 11th फ्रॉम सैटर्न, तो आपको उस घर से रिलेटेड काम करना है। और सैटर्न का जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, नो चीटिंग, नो इंसल्टिंग, डोनेशंस, सेवा। सैटर्न सेवा, ये मंत्र याद रखो, उस घर से रिलेटेड सेवा करो। नहीं, 12th हाउस से सिर्फ जेल नहीं आता है ना, बाकी भी तो कैरेक्टरिस्टिक है। यही तो आपका होमवर्क है, आप इसको एनालाइज करो और फिर हम डिस्कस करेंगे सब लोग। उसको जहां पे भी प्लेनेट है उस घर को भी काउंट करना है, फिर उसके बाद आगे जाना है 2-3 करके। फिफ्थ आ गया था तुम्हें, 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें ऑनेस्ट रहना है। 5th हाउस में स्टडी आता है, स्टडी में तुम्हें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, नहीं तो तुम्हें 11th का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैम सैटर्न 12th हाउस में है। तो तुम काउंट करके बोलो 11th कौन सा है। मैंने तो फॉर्मूला भी बताया, 2 घर पीछे जाना है। टेंथ हाउस आएगा ना। यस मैम। 10th हाउस इज कर्म स्थान। तो तुम्हें अपने जॉब, काम, इन चीजों से बहुत ऑनेस्टी और हार्डवर्क और कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रखनी है, तब तुम्हें 11th हाउस का लाभ मिलेगा। तो हमारे सेशन में मैंने वही बताया था, अब मैंने तुमको एक्सप्लेन किया क्यों बताया था। इट इज द मंत्रा टू मेक योर हर्डल्स हाफ। टेक 11th फ्रॉम सैटर्न, मेक योर लाइफ इजी। यस मैम। और वो इतना आसान नहीं है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर 12th में किसी का सैटर्न है तो 10th कर्म स्थान आएगा, यू विल गेट एनॉर्मस ऑब्स्टेकल्स। अगर किसी का सैटर्न 7th में है उसका 4th हाउस आएगा, ने मदर की सेवा करनी है, दैट पर्सन विल नॉट गेट दैट चांस, क्योंकि उसकी माँ उससे कभी खुश नहीं होगी या घर से दूर रहेगी या जल्दी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा कि वो नहीं कर पाएगा। तो उसको फुलफिल कैसे करना है ये तुमको ढूंढना है। रोड हमें पता है, अब उस पे कैसे चलना है, भागना है, साइकिल पे जाना, गाड़ी पे, आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी वास्तु की बात करते हैं आज। अब ये प्रेजेंटेशन बंद कर दिया तो भी चलेगा। वास्तु में जो है, जनरली वास्तु के बारे में हमने जो जाना है, तो वास्तु मतलब डायरेक्शंस, एलिमेंट्स,
उत्तर में दरवाजा होना चाहिए, पूर्व में दरवाजा होना चाहिए, इतना ही है। सबने उत्तर में दरवाजा किया तो क्या सबकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे? नहीं होंगे। इसलिए वास्तु में हमें क्या ढूंढना है कि हमारी भाग्य दिशा कौन सी है, जो हमें एस्ट्रोलॉजी बताएगा, और हम उस भाग्य दिशा को अपने घर की वास्तु में कैसे एनहांस करें। अगर वो बंद है तो उसको कैसे खोले, और अगर वो मान लीजिए साउथ किसी की भाग्य दिशा हो सकती है, जरूरी नहीं कि साउथ सबके लिए ही खराब है, किसी के लिए साउथ भी अच्छी है, तो वो साउथ क्या हमेशा खुली रखेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? साउथ के लिए तो उससे रिलेटेड कलर्स कौन से है, जेमस्टोन्स कौन से है, क्रिस्टल्स कौन से है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अभी नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ को हम जल तत्व से जोड़ते हैं 5 एलिमेंट्स में। नॉर्थ जो डायरेक्शन है दैट इज वाटर एलिमेंट, और नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी होना चाहिए। तो आप जब भी कभी प्रॉपर्टी देखोगे, अगर आपके घर के नॉर्थ में पानी है और आपके नॉर्थ में दीवार नहीं है फ्लैट में स्पेशली, तो आपके घर में मनी फ्लो जो है वो बहुत आसानी से आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा। अगर आपके घर के नॉर्थ में नाला है, नदी नहीं है, तब आपको ऑब्स्टेकल आएगी, क्योंकि नॉर्थ तो जल तत्व की दिशा है और जल तत्व दूषित हो गया। तो अब दूषित हो गया, आप जाके नाला ठीक करोगे या अपना घर ठीक करोगे? ऑब्वियसली हम जो कुछ करना है अपने घर में कर सकते हैं। तो हमें अपनी नॉर्थ कैसे एनहांस करनी है? और कोई भी वास्तु का मतलब ऐसे नहीं होता है कि ये फ्लोर प्लान है, ये हमारा घर है, इसके सारे डायरेक्शन हमने निकाले, इस पे काम किया, परफेक्ट हो गया। आपके घर के बाहर क्या है ये भी मैटर करता है। आपके नॉर्थ में बड़ा सा पहाड़ है, माउंटेन है, तो आपको नॉर्थ में आप बड़ी खिड़की क्या फ्रेंच विंडो बिठा दो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाहर जो माउंटेन है उसका अर्थ एलिमेंट आपके वाटर एलिमेंट से ज्यादा पावरफुल है। तो आपको उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए आपको अपने घर की नॉर्थ में क्रिस्टल्स है, ये सारी चीजें है, मार्बल है, सिल्वर है, पर्ल्स है, इसका कैसे प्रयोग करना है, इन्हांस करना है, और जो बाहर माउंटेन है उसका अर्थ एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है, वो हमें वास्तु सिखाता है। तब जाके हमें उसका फायदा होता है। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब कोई वास्तु हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के क्यों देखें और नहीं देखें तो क्या होता है, सिर्फ वास्तु करने से क्या होता है और एस्ट्रो वास्तु करने से क्या होता है, ये फर्क मैं आपको समझाऊंगी। एक क्लाइंट थे जिनको कुंडली देख के मैंने बताया था कि आपके घर में खुद के घर का सुख नहीं है, तो आप रेंट पे रहिए, खुद के घर में नहीं रहिए, या तो किसी और के नाम पे घर लीजिए। अब मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो क्लाइंट ही वॉज अ बिग पॉलिटिशियन, जिसकी करोड़ों की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है। ऐसे बंदे को बोलो रेंट के घर में रहो तो उससे नहीं होगा। किसी और के नाम पे क्यों? पैसा है भाई, जितनी चाहे खरीद लो। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 100% वास्तु कंप्लाइंट घर बनाऊंगा। उनको मैंने कहा 100% वास्तु कंप्लाइंट घर कभी नहीं बनता है, 60, 70, 80% तक आप जा सकते हो, क्योंकि नेचर है, ईश्वर है, हमसे कई ज्यादा पावरफुल है। अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो हम मनुष्य जन्म ही नहीं लेते थे। एंड दैट मैन मेड रियली वंडरफुल हाउस, जो 80, 85% तक अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाया था। बहुत सा खर्चा करके उन्होंने बहुत बढ़िया बंगला बनाया। एंड ही टोल्ड मी ऑल्सो कि मेरा घर बना, आई वॉज वेरी क्लियर कि सर मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत जाए ना, किसी अच्छी बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी और का भला हो रहा है और मेरी बात झूठ हो रही है, कोई बात नहीं, किसी और को सुख मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत लैविश और बहुत ही सुंदर बंगला बनाया था। उनकी 2 बेटियां थी, 2 बेटियां है उनकी, और हाईवे टच जगह वगैरह लेके, गवर्नमेंट बॉडी है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो जगह वो हाथ रखे उनको मिल जाएगी। उनका घर बनने के बाद उन्होंने वास्तु शांति की, रहने के लिए गए, एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। विद इन 6 मंथ रोड क्रॉस करके उनसे ज्यादा अमीर आदमी ने वहां पे पब एंड बार डाला, उनके गेट के सामने पब एंड बार का आया। इनकी 2 लड़कियां हैं, वहां आने वाला क्राउड ऐसा अजीब था। तो वो जो था वो पुणे मुंबई की बात नहीं है, आउटस्कर्ट सिटी थी, जहाँ पे लोगों का मेंटालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनकी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि जो आने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो देखते हैं, ट्रीट करते हैं, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू कम एंड गो। उन्हें अपना खुद का घर 85% से ज्यादा वास्तु कंप्लाइंट छोड़ के रेंट पे रहना पड़ा, क्योंकि हमें जिस चीज की अनुमति दी है ना वही हम कर सकते हैं। जब कुंडली बोल रही ना आपका खुद का घर नहीं हो सकता है, तो हमें कुंडली से ही देखना है कि किसके नाम पे लेके मुझे फायदा होगा।
किसी के भी नाम पे ऐसे ही नहीं कर रहे हैं तो वो लेके भाग जाएगा वो भी देखना है। इसलिए एस्ट्रो वास्तु दोनों साथ में करना बहुत जरूरी है। यही चीज अगर वो अपनी बेटी या वाइफ या कोई रिश्तेदार जिनके नाम पे करते हैं, जिनका कुंडली सपोर्टिव है, जो लोग नहीं फंसाने वाले हैं ये देख के, तो घर तो उन्हीं का था, पैसा उन्हीं का था, सिर्फ नाम जो नेम प्लेट है उसके मोह के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसलिए हमें दोनों चीजें साथ में करनी है। अब आप अपने अपने घर में ऑब्जर्व कीजिए, जो सोर्स डायरेक्शन है वास्तु की वो है ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ है। इन डायरेक्शन में वॉल है, बाथरूम है, या बंद है, या डार्क कलर है, तो आपके घर में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी ये जो सोर्स डायरेक्शन है ये खुली है या नहीं है, ये आपको चेक करना है आपके घर में। और जो सिंक डायरेक्शंस है वो है साउथ है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और वेस्ट है। ये डायरेक्शन बंद है या नहीं ये आपको चेक करना है। अगर आपकी सिंक डायरेक्शन बंद है तो आपके आधे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। अगर आपकी सोर्स डायरेक्शन खुली है तो आपकी लाइफ और भी प्रोस्पेरस हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो वास्तु पे बेस रहेगा कंप्लीट। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी दिशा के कौन से तत्व है, और प्लैनेट हमने आज देखे ही है, तो कौन सी दिशा का कौन सा प्लैनेट है। जैसे राशि का प्लैनेट होता है वैसे हम वास्तु में देखेंगे कि वास्तु में कौन सी दिशा का कौन सा स्वामी है और कौन सी राशि वहां पे आती है, ये हमें देखना है। तो अभी हमने नॉर्थ डायरेक्शन की बात की। अगर हम ईस्ट को देखें तो ईस्ट इज सन, सनराइज की डायरेक्शन है कि ये हमें आरोग्य देती है। ईस्ट डायरेक्शन से हेल्थ आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। मॉर्निंग सनलाइट अगर हमारे घर में ईस्ट से आता है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और किसी भी घर में जल तत्व हो या अग्नि तत्व हो या पृथ्वी तत्व हो, उसे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एलिमेंट कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका बैलेंस होना जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट पावरफुल हो जाता है तो आपका नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ भले ही कितनी अच्छी दिशा हो, अगर जल तत्व आपका बिगड़ जाए घर में तो अर्थ एलिमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, चीजें आएंगी लेकिन आप उसको उपभोग नहीं पाओगे। तो 180 डिग्री पे जो भी डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन का बैलेंस देखना भी जरूरी है। नॉर्थ में बाथरूम है, आपने नॉर्थ में बाथरूम का रेमेडी कर दिया, आपने हटा दिया, आपकी लाइफ में चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब आप नॉर्थ को हील कर रहे हो, उसके 180 डिग्री पे जो डायरेक्शन आता है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तत्व का, तो आपको तत्व देखना है कि उसे हील करते टाइम ये तत्व कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हुआ, और फिर आपको वो रेमेडी करनी है। अब जब ये चीज हम देखते हैं तो इसमें जनरल सी जो छोटी छोटी टिप्स है ना, आप बेशक कीजिए, आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे जितनी मिलेगी कीजिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे छोटे टिप्स से आपका एक ट्रायल भी हो जाएगा। लेकिन जब आपको कोई मेजर चेंज करना है तो बिना कंसल्टेंट के, श्री राम, बिना कंसल्टेंट के मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आधे अधूरे नॉलेज से हम डॉक्टर बन के सर्जरी नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंसल्टेशन ले सकते हैं या सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब वास्तु में हम डायरेक्शन की बात हमने की है, एलिमेंट्स की बात हमने की। अब हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस चीज के लिए है। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट भी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट दो स्वरूप का आता है, एक ज्योति स्वरूप और दूसरा होता है ज्वाला स्वरूप। जब फायर एलिमेंट हमारे घर में ज्योति स्वरूप होगा, जैसे दिए की बाती होती है, उसका जो प्रकाश है वो आपको बहुत ही शांत और शीतल महसूस करता है, उससे आपके घर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन वही अगर ज्वाला में परिवर्तित हो जाता है, आग लग जाती है, तो उससे आपका पूरे घर की सुख शांति चैन सब जल जाएगा। तो आपको वो फायर एलिमेंट का बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। फायर एलिमेंट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। और वीनस जो है शुक्र, वो एस्ट्रोलॉजी में हमने पढ़ा है कि वो जो है वो हमारे सुख शांति लाभ ग्लैमर मनी एंजॉयमेंट इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके घर में फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है या आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बिगड़े, तो आपके इन सारे ऐश आराम में बाधाएं आ जाएगी। आपको ये सारी चीजें मिलने में दिक्कतें आएंगी, या तो वो आपको मिलेगी लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है फायर एलिमेंट, दैट इज नॉट ओनली कनेक्टेड टू वेल्थ एंड ग्लैमर, इट इज कनेक्टेड टू फीमेल ऑल्सो। वीनस इज अ फीमेल प्लैनेट। तो उस घर में रहने वाली जो भी फीमेल्स है
उनमें हेल्थ इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जो है शुक्र जो है उसे स्पर्म से भी जोड़ा जाता है, संतति से भी जोड़ा जाता है, प्रजनन से जोड़ा जाता है। तो उस घर के जो मेल है उनके करियर पे इम्पैक्ट आएगा। अगर उस घर में ऐसा कोई है कि जिनका न्यू मैरिड है या फैमिली प्लानिंग चल रहा है कि बेबीज चाहिए, तो उनको फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हमें समझने में आपको वास्तु थोड़ा शायद ज्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस डायरेक्शन की वो चीजें समझ लिए तो आप हर घर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस उसकी रेमेडीज करते टाइम आपको बिना क्लाइंट की कुंडली देखे अगर आप करते हो तो आपको हर बार रिजल्ट नहीं आएगा। आपको उसकी दशा, दिशा और देवता सब देख के बाद में वो डिसाइड करना है। बिकॉज 100 लोगों का सर दुख सकता है, 100 लोगों के सर दर्द की वजह अलग अलग हो सकती है। तो आपको उनको जो मेडिसिन देना है, सबको एनासिन देके सब ठीक नहीं होगी। और उसमें से किसी को उसका एलर्जी हो गया तो क्या होगा, वो हमारे पुण्य कर्म में ऐड हो जाएगा जो हमने किसी को किया हाफ नॉलेज से। इसलिए हमें ऐसे कर्म क्रिएट नहीं करने, हमें पहले अपने आप को परिपूर्ण करना है। जो भी रेमेडी आपको करना है पहले अपने घर में करो, उसका एक्सपीरियंस लो, फिर किसी और को गाइड करो। और कुछ आपको पूछना है अभी तक जो मैंने बोला? एक लेवल पे मुझे लगता है मैं प्रवचन दे रही हूँ और सब चुप है, आधे सो गए पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। अब म्यूट अनम्यूट करके बोलियो, कोई भी नहीं सुन रहा है, मैं ही सुन रही हूँ, ऐसे हो रहा है। मैं बोल रही थी कि बहुत सारे ना आप डीप में चले जाते हो क्योंकि आपको पूरा नॉलेज है, तो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ, हम तो कोरिलेट करते करते घूमते हैं, तब तक सारा स्टेटमेंट भी आगे जा चुका होता है। वो हाँ, इमेजिन करते करते ऐसे फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, हम घूम जाते हैं, फिर आप वो जहाँ थोड़ा वहां पे घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए स्पीड अप हो गया है वो तो समझना। अभी आपको कहाँ स्पीड अप हो गया, आप वो पॉइंट बताइए, मैं वहां से फिर से शुरू कर देती हूँ। वैसे तो समझ में आ गया कि सब बैलेंस होना चाहिए, तो बेसिक कोर ऑफ योर टॉक टुडे वाज राइट नाउ इज कि बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ में अगर पानी है तो खराब, वो जो आपने सब बोला, मतलब नॉर्थ और अर्थ, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। बाद में आपने उसका बताया क्या कहते हैं फायर एलिमेंट का, फिर आप वीनस पे गए, और फायर और वीनस से जब आपने स्विच किया ना, वो स्विच नहीं आया मेरे को समझ में, वो कब स्विच हो गया, वो कब अर्थ बाकी सब। एलिमेंट आया ना उसके बाद। हाँ, तो वो सब समझ में आ गया कि जो लेडी ऑफ द हाउस होगी हम्म। उसकी तबीयत खराब होगी, हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम आएगा। और वो जब स्विच आया, वो किधर से फायर से अर्थ पे आ गया, वो नहीं नहीं समझ में आया उस टाइम पे। सीक्वेंस है ना वैसा। हाँ, आपको समझ, वो हम जब सीक्वेंस तक से वहां हुई तक है। पहुंचते हैं वो गायब हो चुका है। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। आप नेक्स्ट लेक्चर में, मैं अभी आपको इस वीक में नोट शेयर करूंगी। जब मैं नोट शेयर करूंगी उसमें पिक्चर्स होंगे तो आपको बहुत ज्यादा और क्लियर हो जाएगा वो, कि कौन सा एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन के अंडर आता है और डायरेक्शन कौन सी किधर है। सबसे पहला सवाल है कि डायरेक्शन देखनी कौन सी है, कहाँ से देखनी है और वो कहाँ पे है। ये जब हमें समझ में आता है ना तो और आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, अपने घर का चार्ट, फ्लोर प्लान जो है उसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो देखने हैं, और आपके घर के सेंटर में जाके अपने घर की डायरेक्शन जो है उस चार्ट पे मेंशन करने हैं। दिशा और उपदिशा दोनों आपको उसमें मेंशन करनी है। अच्छा, ये आपने एक उप दिशा की बात की, एक और भी होती है क्या? मैंने आजकल सुना है, जैसे एक जनरल होता है साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, फिर एक होता है साउथ ईस्ट, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके। आजकल मैंने एक वर्ड सुना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये डबल टाइम आ जाता है ये। दैट इज 16 डिवीजन चार्ट। ओके। इट इज वेरी सिंपल। अभी हम जब डायरेक्शन देखते हैं तो हम कितना देखते हैं, 360 डिग्रीज है, हाँ इसमें 90 डिग्रीज का करते हैं। हाँ, ठीक उस है। 90 डिग्रीज को फिर हम 30-30 और डिग्री 30 डिग्री करेंगे, तब। 45 डिग्रीज में करेंगे, उसके बाद 30-30 में करेंगे, उसके बाद 15-15 डिग्रीज में करेंगे। दैट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके। हाँ, सो इट इज ऑल ऑन द डिग्रीज, कि कौन सी डिग्री में कौन सा एलिमेंट कितना प्रभावी है और उधर आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, नहीं रखने से क्या हो सकता है। हाँ,
बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब मुझे तो लगता है, आपको मुझे पता नहीं। मैम दिशा समझा। हम डे टू डे लाइफ में उसको देख सकते हैं ना, तो कोरिलेट जल्दी होता है। जैसे स्टार्स को हम डे टू डे लाइफ में ना तो महसूस कर पाते हैं ना देख पाते हैं, पर वास्तु हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, रह रहे होते हैं उसमें, तो जल्दी कोरिलेट होता है, जल्दी इजीली अंडरस्टैंड। आप पंचांग पढ़ोगे, स्टार्स भी कोरिलेट हो जाएंगे। वो तो है, अब होने लगे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे श्रद्धा? मैम दिशा समझा। हम्म। दिशा उपदिशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का हाफ पार्ट, नॉर्थ का हाफ पार्ट, जब जहाँ पे जुड़ता है ईशान्य, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, जहाँ पे मैं इसके डायग्राम्स शेयर करूंगी, डायग्राम्स के साथ शेयर करूंगी तो इजी हो जाएगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्रीज में एक है ईस्ट नॉर्थ, ये दोनों जहाँ जुड़ती है वहां नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। ओके वो जो अभी हम वही बात कर रहे थे कि 15 डिग्री का वगैरह, 15 180 डिग्री का, दैट इज। हाँ, और जो सोर्स डायरेक्शन, सिंक डायरेक्शन में कहा, ईस्ट से लेके नॉर्थ से वेस्ट तक जो है वो सोर्स डायरेक्शन, और ईस्ट से लेके साउथ से जाके वेस्ट तक जो है वो सिंक डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट ही एक्सेस लेना है, साउथ साइड से सिंक डायरेक्शन आएंगे सारे, और सोर्स डायरेक्शन नॉर्थ साइड से। और किसी भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस कम नहीं है, हर डायरेक्शन का वैल्यू हमारे घर में बहुत ज्यादा है। अगर हमारा अर्थ एलिमेंट भी बिगड़ जाए तो कोई स्टेबिलिटी हमारे लाइफ में नहीं आएगी। तो अर्थ एलिमेंट को कैसे बैलेंस रखना है ये भी जानना है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे एलिमेंट जैसे हमारे घर में है वैसे हमारी बॉडी में भी है। तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी के एलिमेंट्स को ठीक करना है और उनको फिर घर से अलाइन करना है, तब जाके हमें वो रिजल्ट आएगा। अब आप देखेंगे, आप किसी ने वास्तु करवा लिया कंप्लीट, डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट रिजल्ट अगर उनकी दशा दिशा सब ठीक है। लेकिन उसके साथ उनको डेली कोई रिचुअल्स भी करने हैं, अपना डाइट एक्सरसाइज वो भी करना है, ताकि वही रिजल्ट वो लंबे समय तक ले सके। वास्तु रेमेडीज इज अ काइंड ऑफ सर्जरी, उसके बाद भी तो डॉक्टर आपको कुछ देते हैं ना प्रिकॉशंस, और ये तो आपको करना है। आप उसको छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स किसी लेवल पे उसकी तकलीफ होगी। और कुछ पूछना है या? आज के लिए बहुत सारा होमवर्क है मैम। क्या होमवर्क है आज बताओ? आपने बताया ना आज हम लोगों को होमवर्क करना है, केतु के बारे में बताया आपने कि हाँ। आपको, हाँ वो एक होमवर्क है। बहुत सारी पढ़ाई भी है मैम, थोड़ा सा अभी ब्रशअप बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक पूरा वीक भी है, बीच में कभी आपको लगे कि आपको जरूरत है, वी विल कनेक्ट फॉर 1 hour एंड आई क्लियर योर डाउट्स। वी कैन कनेक्ट ऑन जूम ओनली, नो नीड टू कम हियर, इफ इट कैन बी इन नाइट ऑल्सो इफ यू वांट। थोड़ा सा लेट नाइट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और हम डिस्कस, जब तक आपको नहीं समझता है आई डोंट माइंड टेकिंग रिविजन सेशंस इन आफ्टरनून। थैंक यू। ठीक है, मुझे एक बार होमवर्क रिमाइंड कर देना ताकि मैं याद रखूं कि आपके नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या चेक करना है। मैं कर दूंगी।